प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की इंग्लिश ग्रामर में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 की इंग्लिश ग्रामर आज से पढ़ाऊंगा और इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ट्रांसलेशन से। और ट्रांसलेशन आपको 3 दिन पढ़ाएंगे और 3 दिन जो है आपकी ग्रामर पढ़ाएंगे। तो 3 दिन जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसके जनरल रूल्स के बारे में आपको बताएंगे कि जो जनरली क्या क्या रूल हमको फॉलो करने पड़ते हैं किसी ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो जो जनरली अगर देखा जाए तो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। जनरली जो है 2 तरह के सेंटेंस अंग्रेजी में होते हैं। पहले वे सेंटेंस होते हैं जो नॉन एक्शन वाले होते हैं। नॉन एक्शन वाले जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं होता है, कार्य कोई नहीं हो रहा होता है। और दूसरी तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्शन वाले, जिनमें कोई न कोई कार्य जरूर हो रहा होता है ना। तो इस तरह से 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। और जो पहले तरह के सेंटेंस नॉन एक्शन वाले होते हैं उनमें जो है टू बी जो है क्रिया होती है। टू बी क्रिया होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये टू बी क्रिया है ना। टू बी क्रिया इसको बोलते हैं। तो ये होती है। और टू बी क्रिया के साथ साथ में हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ सूत्र जो होता है इसका कि सब्जेक्ट होता है पहले, ठीक है, उसके बाद जो है टू बी वर्ब होती है, टू बी क्रिया होती है और उसके बाद जो है उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, उस क्रिया का पूरक होता है ना। तो क्रिया का पूरक होता है। तो इस तरह से जो पहला वाला नॉन एक्शन वाला होता है इसमें कोई मेन वर्ब कोई नहीं होती, यानी कोई काम नहीं हो रहा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ये नॉन एक्शन का सेंटेंस है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है मैं एक कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो एम है यही क्रिया है। देखिए टू बी क्रिया है, ठीक है। और ये जो ए बॉय है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस क्रिया को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, क्रिया को पूरा करता है। अगर हम इसको हटा दें तो इस क्रिया से कोई मतलब नहीं रह, मतलब कोई सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज को भी हम हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी अगर हम ए बॉय हटा दें पूरक को, आई एम मैं हूं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। एम को हटा दिया तब भी आई ए बॉय, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब टू बी और कॉम्प्लीमेंट ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस में होते हैं। सी इज ए गर्ल दूसरा उदाहरण है, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो देखिए इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। अगला है यू आर आ टीचर, आप एक अध्यापक हैं, है ना। तो इसमें भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, आप एक अध्यापक हैं, है ना। तो अगला सेंटेंस जैसे ही वाज ए बॉय, वह एक लड़का था, ठीक है, ही वाज ए बॉय, वह एक लड़का था। इसमें भी कोई क्रिया, कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, कोई कार्य एक्शन नहीं हो रहा है। दे वर फार्मर्स, वे किसान थे। देखिए यहां पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो पहले सब्जेक्ट लिखा है सब में और दूसरे नंबर पर वर्ब टू बी लिखी हुई, देखिए एम, इज, आर, वाज, वेयर, है ना। और तीसरे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। और जैसे कि बॉय, ए गर्ल, ए टीचर, ए बॉयज, ए बॉय और फार्मर, ये
ये सब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब दूसरे तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्शन वाले। एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्रिया जो है मस्ट होती है, मस्ट माने जरूरी होती है, आवश्यक होती है, बिना उसके जो है सेंटेंस नहीं बन सकता। देखिए जैसे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और या ऑब्जेक्ट या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे उदाहरण है राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखा। देखिए राम जो है सब्जेक्ट हो गया, राइट्स लिखता है ये क्रिया हो गई, है ना। इसमें देखिए काम किया जा रहा है, लिखने का काम हो रहा है ना। तो जब भी जहां पर भी लिखने का यानी कोई कार्य हो रहा होगा तो वो एक्शन वाले सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, ए लेटर ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें दूसरा सेंटेंस है ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ए लेटर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस लिखा गया है, यानी इसका जो सही होगा राम ने एक पत्र लिखा, राम ने एक पत्र लिखा। तो इस तरह से होता है। यहां पर सब्जेक्ट और फिर यहां पर वर्ब होती है, वर्ब जरूर होती है इसमें, बाय राम। देखिए यहां पर ये इसको सब्जेक्ट बना दिया गया, और यहां पर ये जो है इज रिटन, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और रिटन जो है ये वर्ब है, और बाय राम ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब मस्ट होती है, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस में वर्ब मस्ट नहीं होती है, केवल टू बी से ही काम चलाया जाता है। आइए अब सेंटेंस के ट्रांसलेशन के जो जनरल रूल्स होते हैं, जनरल नियम, उनको देखते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, हमको ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या नियम, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ये सभी सेंटेंसेज में होता है। अगर वो इंट्रोगेटिव नहीं है तो, इंट्रोगेटिव अगर नहीं है तो ये सभी प्रकार के सेंटेंसेज में यही होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या दोनों, है ना। वर्ब में आपका टू बी भी हो सकता है, और वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी हो सकता है ना। टू बी के साथ साथ में टू बी अगर नहीं है, नॉन एक्शन वाले हैं तो वर्ब मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, और वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है ना, इस तरह से। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसमें से कुछ दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो अगला जो नियम होता है वो जनरल रूल है, वो है स्पेशल अटेंशन ऑन वर्ब। वर्ब पे विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत होती है। जो क्रियाएं हैं उस क्रिया पर बहुत जरूरी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्रिया पर ध्यान जरूर दिया जाए। ठीक है, अगला जो बिंदु आपको ध्यान रखना है वो है ऑल फाइनाइट वर्ब आर इन प्लूरल। जो जितनी भी जो फाइनाइट वर्ब या सकर्मक जो क्रियाएं हैं वो मेन वर्ब, यानी इनको बोलते हैं मेन वर्ब या मुख्य क्रियाएं। जितनी मुख्य क्रियाएं हैं वो सभी प्लूरल में यानी बहुवचन में होती हैं, पहले से ही होती है बहुवचन में, और उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनमें यस या यस लगाते हैं, है ना। क्रियाओं में यस या यस लगा करके उनको हम एक वचन में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब नियम ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है, लगनी चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। इसके लिए आप जो है पढ़ भी चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, है ना। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस का भी सीक्वेंस आपको सही रखना है। टेंस यानी किस टेंस में ये सेंटेंस है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा और इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। जो बिंदु है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क
कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सब लिखे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन, है ना। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इनका भी, कि इनको कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। अगर आप भूल गए, मान लिया क्वेश्चन का सेंटेंस है और वहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है, ठीक है। जहाँ पे इनडायरेक्ट में बदलना है और डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट में आपको लिखना है और डायरेक्ट में आपने इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया, तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस गलत है ना। फुल स्टॉप आपने सेंटेंस के बाद में नहीं लगाया, तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस गलत है। इस तरह से जो है पंक्चुएशन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है 9वां, इंक्रीज वोकेबुलरी। जो है आपको वोकेबुलरी, वोकेबुलरी मतलब शब्द, शब्द का ज्ञान, है ना, शब्दों का ज्ञान आपको बढ़ाते रहना है। अगर आपका शब्द का ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो आपको ट्रांसलेशन होने में दिक्कत होगी। यानी मीनिंग्स आपको मालूम होनी चाहिए, मीनिंग्स आपको मालूम होनी चाहिए। मीनिंग्स जितने ज़्यादा याद होती रहेंगी उतना ज़्यादा आपका ट्रांसलेशन अच्छा होता रहेगा। देखो ये लिखा गया है, इट इज़ हार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। जो वोकेबुलरी है वो ट्रांसलेशन का हार्ट होती है, यानी हृदय होती है, दिल होती है। तो वोकेबुलरी बहुत ही मस्ट होती है। 10वां पॉइंट जो है वो है सेंटेंस शुड बी स्मॉल, सिंपल एंड प्योर। जो वाक्य होते हैं वो छोटे होने चाहिए, सिंपल यानी सामान्य तरीके से साधारण होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। इन 10 बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जब ट्रांसलेशन करते हैं हम हिंदी से अंग्रेजी में। तो एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को। पहला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, वर्ब में टू बी भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट उसके बाद, या फिर ऑब्जेक्ट, या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्पेशल अटेंशन। वर्ब में आपकी स्पेशल अटेंशन, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरा नंबर है कि जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा बहुवचन में होती है और इनको क्रियाओं, मुख्य क्रिया को एक वचन में बदलने के लिए, एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग। टेंस का सीक्वेंस या टेंस का जो क्रम होता है उसे आपको विशेष ध्यान में रखना है। पंक्चुएशन का आपको सेंटेंस में ध्यान रखना है। वोकेबुलरी आपको लगातार बढ़ाती रहनी है और सेंटेंस को स्मॉल में यानी छोटे साइज में, सामान्य यानी साधारण तरीके से और शुद्ध लिखना है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होगा और अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्यारे बच्चों, नॉन एक्शन के जो सेंटेंस हैं उनको बनाने के लिए जो प्रेजेंट टेंस में हम आपको उसके नियम बताने जा रहे हैं और उसका उदाहरण एग्जाम्पल्स करके दिखाएंगे। तो उसके सबसे पहला नियम है कि आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ में इज का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे और दीज, दोज या प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं यानी बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कि किस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईजेएमआर, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से निगेटिव का जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट फिर कॉम्प्लीमेंट। और इंटरोगेटिव का दो तरीके से होता है, एक तो यस आर नो टाइप वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले, है ना। तो यस आर नो टाइप में इज, एम आर, वाज, वेयर को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। और क्वेश्चन वर्ड वालों में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से
तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तीनों, यानी अफर्मेटिव के, उसी में से निगेटिव के और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तीनों के जो है उदाहरण देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है वह एक ईमानदार लड़का है। वह की अंग्रेजी होती है ही, ठीक है। और तो लिखेंगे ही, इसके बाद हमने बताया था कर्ता हो गया, कर्ता के बाद इज एम आर, तो चूंकि ही है ही के साथ में इज लगता है, इज, ही इज। उसके बाद एक ईमानदार लड़का, तो एक ईमानदार लड़का की ए है ना, और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा जाता है उससे पहले एन होना चाहिए एक के लिए, तो एन लिखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। यहां पर एन हमने क्यों लिखा है? एन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑनेस्ट जिन शब्दों का उच्चारण किसी स्वर से शुरू हो, ऑनेस्ट आ रहा है, स्वर है ना, तो इससे पहले एन लगाते हैं। बाकी जितने होते हैं, जितने भी नाउन्स या जो भी होते हैं, नाउन से पहले जो भी आता है एडजेक्टिव है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। तो अगर वो शब्द किसी स्वर से शुरू होते हैं, उच्चारण उनका किसी स्वर से शुरू होता है तो उनके पहले एन लगाते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। अब देखिए इसी का निगेटिव है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सब उसी तरह से। तो ये हो जाएगा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था इज एम आर को पहले लिखते हैं, तो इसके इज को पहले लिखेंगे और बाकी सब उसी तरह उतार देंगे। ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, इस तरह से इज ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, क्या वो एक ईमानदार लड़का नहीं है। चौथा उदाहरण है सीता मेरी बहन है। देखिए सीता एक कर्ता है, इसमें सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सीता, सीता। फिर सीता चूंकि नाम है और नाम जो है एक वचन होता है, इज लगाएंगे। सीता इज मेरी बड़ी बहन, माई बिग, या कह सकते हैं इल्डर, इल्डर, माई इल्डर, बड़ी बहन को इल्डर सिस्टर बोलते हैं, SISTER, इल्डर सिस्टर। तो सीता इज माई इल्डर सिस्टर। इसके बाद इसी का निगेटिव अगर लिखेंगे तो लिखेंगे सीता इज नॉट माई इल्डर सिस्टर, सीता इज नॉट माई इल्डर सिस्टर। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव में इज को पहले लगाएंगे, इज सीता नॉट माई इल्डर सिस्टर, इज सीता नॉट माई इल्डर सिस्टर। तुम एक अध्यापक हो, अगला सातवां जो है तुम एक अध्यापक हो, तो यू आर ए, यू लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें यू है, इसमें सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे, तो यू के साथ में आर लगाया जाता है। यू आर ए, एक अध्यापक, एक अध्यापक का ए टीचर, ए टीचर, ये हो गया यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो। अब इसी को अगर हम निगेटिव में बताएंगे तो आर के बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट अ टीचर। इसी तरह से अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में आर को पहले लगा देंगे, आर यू नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। देखिए इसको ध्यान में रखना है,
पंक्चुएशन जहाँ पर लगना है वहाँ पर जरूर लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन का सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखिए ऊपर वाला भी, उसमें भी फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अगला सेंटेंस है कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, उसके बाद आई के साथ एम लगाया जाता है। एम, बहुत भूखा, वेरी हंग्री, वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, है ना। फिर मैं बहुत भूखा नहीं हूं, इसका हो जाएगा एम के बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट वेरी हंग्री, आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा नहीं हूं। ठीक है, इसके बाद अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, एम को पहले लिखेंगे। देखिए इसमें मैं बहुत भूखा क्यों हूं, क्यों लगाया गया, क्वेश्चन वर्ड वाला है शब्द, और क्वेश्चन वर्ड वाला जो शब्द होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लिखते हैं। तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसका अंग्रेजी होती है व्हाई, तो व्हाई, उसके बाद एम पहले लगाएंगे, एम फिर आई, व्हाई एम आई वेरी हंग्री, वेरी हंग्री, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो क्वेश्चन वर्ड जितने भी क्वेश्चन के सेंटेंस होंगे क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनमें सब में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से हो गया व्हाई एम आई वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा क्यों हूं। इस तरह से आपने देखा कि जो सेंटेंस हैं उनको अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी में, हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ईजेमार लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं उसका। ठीक है, और अगर निगेटिव है तो ईजेमार के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव है और एस आर नो टाइप है तो ईजेमार को पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो क्वेश्चन वर्ड को ईजेमार से भी पहले लिखेंगे। इस तरह से हम अनुवाद करेंगे हिंदी का अंग्रेजी में। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और इसके बाद दी गई जो एक्सरसाइज दी जा रही है उसको हल करिए और हल करके ग्रुप पर डालिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।